नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। मुंबई के बीकेसी में खुला टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर। टेस्ट ड्राइव के साथ कर पाएंगे कारों की बुकिंग। 2 मॉडल्स किए गए शोकेस। कीमत 60 से 68 लाख रुपए। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, टेस्ला के आने से भारत की इंटरनेशनल छवि हुई शानदार। रेयर अर्थ की सप्लाई ठीक नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन पर पड़ सकता है असर। एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा। रेयर अर्थ सप्लाई जल्द ठीक होने की जताई उम्मीद। स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद धरती पर वापस लौटे शुभांशु शुक्ला। समुद्र में हुई सुरक्षित लैंडिंग। एयर इंडिया विमान हादसे से 4 हफ्ते पहले यूके के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने दी थी चेतावनी। बोइंग विमानों में फ्यूल स्विच से जुड़ी सुरक्षा खामी को लेकर चेताया था। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिखा जोश। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का रोजगार पर बड़ा फैसला। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को मंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में 35 लाख मतदाताओं के कटे नाम। जांच में अब तक 1.5% से ज्यादा वोटर मृत पाए गए। 2.2% मतदाता स्थायी रूप से शिफ्ट हुए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर और अहम खबर के साथ करेंगे। अमेरिका की मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में औपचारिक तौर पर एंट्री हो गई है। आज मुंबई के बीकेसी में टेस्ला के पहले शोरूम की शुरुआत हुई। बीकेसी के मेकर मैक्सिटी मॉल में खुले पहले एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस शोरूम के साथ ही टेस्ला ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक कारें मॉडल 3 और मॉडल वाई भारतीय बाजार में लॉन्च की। इस शोरूम में आप टेस्ला कारों की टेस्ट ड्राइव के साथ साथ बुकिंग भी कर पाएंगे। टेस्ला के एक्सपीरियंस सेंटर का जायजा लिया संवाददाता कंचन नौटियाल ने। अभी आपके सामने जो ये कलर है दैट इज रेड। इसके साथ में जो यहाँ पे दूसरा कलर आया है वो व्हाइट, लेकिन जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो है ग्रे कलर। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग या फन फैक्ट आप बोल लीजिए वो है कि अगर आपको ग्रे कलर के अलावा कोई और कलर लेना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक जो एडिशनल कॉस्ट है वो भरनी पड़ सकती है। ऑल टुगेदर मॉडल काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि प्राइस रेंज को लेके जो इसका कंपटीशन है काफी ज्यादा हमें कट टू कट देखने को मिले। अभी तो जो इसका कंपटीशन है इंडियन मार्केट में वो BMW और साथ में मर्सिडीज से देखने को मिलेगा। लेकिन जो एंटिसिपेशन लगाई जा रही थी कि टाटा मोटर्स टोयोटा से जो इसका कंपटीशन होगा, वैसा नहीं है। लग्जरी सेगमेंट की कार है तो जो लग्जरी सेगमेंट की बाकी की कार्स है उससे ही जो इसका कंपटीशन है वो हमें होता हुआ नजर पड़ेगा। ऑल ओवर गाड़ी बहुत अच्छी है। पार्टी के लिए यहाँ पे आप इसको पूरा का पूरा डीजे भी बना सकते हैं। लाइट भी बहुत अच्छी जलती है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है कि क्या ये जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन पॉपुलेशन है, उसको सही तरीके से केटर कर पाएगी या फिर नहीं। तो भारत में टेस्ला की एंट्री हो गई, लेकिन भारतीय मार्केट में टेस्ला की एंट्री के मायने क्या है, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। कार तो सबको पसंद आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि ये टेस्ला के लिए फिलहाल अगर आप देखें तो ज़रूरी है भारत में एंट्री करना या मजबूरी बन रही है। क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो चाइनीज़ गाड़ियों से, चाइनीज़ ईवी से लगातार दुनिया भर में टेस्ला को कंपटीशन मिल रहा है। थोड़ी सी सेल्स भी इनकी गिरती जा रही है। और भारत में तो अगर आप देखें तो 2016 से ये प्रयास करते जा रहे हैं कि कैसे भी करके भारत में एंट्री करें, लेकिन यहाँ के जो टैक्स नॉर्म्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसके चलते इनके लिए फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया और बड़ा डिले हो गया। अब बात यह कि भारत का जो ईवी मार्केट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। 2030 तक 10 लाख करोड़ के पार ये मार्केट चला जाएगा। इसका CAGR दिखे 22 से 25% के देखने को मिल सकते हैं। और काफ़ी सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं ईवी स्पेस में, खासतौर पर पैसेंजर व्हीकल्स में, इन्होंने एक बड़ा फ़ायदा उठा भी लिया। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों की बात करें तो टाटा मोटर्स ईवी में ये अभी भी मार्केट शेयर तगड़ा, हालांकि कुछ ओवर द ईयर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 38% का मार्केट शेयर इनके पास
MG जो कि JSW स्टील के साथ है, इनके साथ JSW के साथ है 31% का मार्केट शेयर है, M&M 23% है और हुंडई इनके पास भी 3% के आसपास का मार्केट शेयर फिलहाल के लिए बना हुआ है। मार्केट बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ड्यूटी लगकर टेस्ला का भाव निकल कर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि टाटा मोटर्स को सीधी तरीके से कंपटीशन मिलेगा। ये मोस्ट जो हाई एंड गाड़ियाँ जैसे BMW की कुछ EVs हैं, वहाँ कंपटीशन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज के लिए अच्छा भी माना जा सकता है। बहुत लंबे समय से एंटिसिपेटेड था कि जैसे टेस्ला आएगा भारत में, ऑटो एंसेलरी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़े मौके बन सकते हैं। सीधे तौर पर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, लेकिन सर्विस तो ये इंडिया में ही करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे जाके असेंबली यूनिट भी लगा रहे हैं, तो कंपोनेंट की सोर्सिंग तो होगी, ये बात तो निश्चित ही है। अब इसमें देखें तो जो स्टॉक आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं, इनमें एक है सबसे पहला संवर्धन मदरसन, जहां पर अगर आप देखें तो रेयर व्यू मिरर सप्लाई ये ग्लोबल OEMs को कर रहे हैं, दुनिया भर में जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फिलहाल के लिए सोना BMW, जहां पर गियर और असेंबली इनकी सप्लाई दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के लिए भी कर रहे हैं। बॉश ये भी अनडिस्प्यूटेड लीडर है, एक तो चार्जर्स के लिए, ब्रेकिंग पार्ट्स के लिए, सेंसर्स इनकी सप्लाई ऑलरेडी ग्लोबल तौर पर देखें तो टेस्ला को करते जा रहे हैं। SKF इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनकी जो पेरेंट कंपनी स्वीडिश कंपनी है, ये बेरिंग सप्लाई कर रही है। साथ में अगर आप देखें तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग ये भी जो केबल्स होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये सप्लाई करते आ रही है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो माना जा सकता है कि जो OEMs हैं इन्हें थोड़ी सी कॉम्पिटिशन मिल सकती है, लेकिन ऑटो एंसेलरी के लिए एक बड़ा मौका है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टेस्ला ने भारत में अपनी शुरुआत मुंबई से की है। उन्होंने भविष्य में महाराष्ट्र में टेस्ला की फैक्ट्री लगने की भी उम्मीद जताई। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। महाराष्ट्र की EV की पॉलिसी ये देश में सबसे डायनामिक पॉलिसी है, और टेस्ला के लिए ही नहीं, जो भी वर्ल्ड प्लेयर से आना चाहते हैं, जो इनोवेशन, डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए पॉलिसी हमने तैयार की है। और आगे भी हमारी पॉलिसी डायनामिक है। अगर कोई नए चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको ट्विक करने को भी तैयार। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं सियाम के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा के साथ CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें उन्होंने रेयर अर्थ सप्लाई की समस्या पर बातचीत की। उनके मुताबिक अगर यह समस्या ठीक नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर असर देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि रेयर अर्थ सप्लाई की समस्या जल्द ठीक हो जाएगी। कोशिश तो जारी है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोजली वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी हमें मदद कर रही है इस पूरे लियाजनिंग में। हमारे इम्पोर्टर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को वहाँ पर चाइना में अपने एप्लीकेशन दे चुके हैं थ्रू देयर सप्लायर्स वहाँ पर। और हम लोग भी इंडियन एम्बेसी जो चाइना में है, वो थ्रू गवर्नमेंट हम लोग उसको अप्रोच करके इस चीज़ को एक्सपेडाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं अब कब तक होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक जो हम लोग प्रोडक्शन चला रहे हैं वो इन्वेंट्री के बल पे चल रहा है, लेकिन अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो डेफिनेटली इशू हो सकती है। बट अभी होपफुल है, मैं ऐसा पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहता हूँ, होपफुली ये रिजॉल्व होना चाहिए। स्पेस सेंटर में 18 दिन बिताने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स की सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी हो गई है। करीब 23 घंटे की यात्रा के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में सुरक्षित लैंड हुआ। शुभांशु की सुरक्षित वापसी का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही लैंडिंग की पुष्टि हुई, पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने शुभांशु को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस खास मौके पर लखनऊ में उनके परिवार ने केक काटकर खुशी मनाई। वहीं शुभांशु के माता पिता भावुक नजर आए। शुभांशु की सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में भी ये एक अहम मील का पत्थर बन गई है।
बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए, सबके लिए गौरव, बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे, सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। उसके अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है, जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। विश्व भर के लिए गर्व का पल तो ही है, लेकिन भारत के लिए विशेषकर एक बड़े ही आनंद का अनुभव है कि मां भारती का एक सुपुत्र सफलतापूर्वक अपनी यात्रा संपन्न करके वह घर वापस लौटा है, और जो उन्होंने प्रयोग किए हैं वो अपनी तरह के पहले थे, चाहे वो लाइफ साइंसेज को लेकर के, चाहे मायोजेनेसिस मसल वेस्टिंग को लेकर के थे, चाहे वो ह्यूमन इम्पैक्ट विस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स था, चाहे वो वहाँ सीडलिंग्स बीज उगाने का था, चाहे वो एक्सट्रीम कंडीशंस में लिविंग बींग्स की इंड्योरेंस को परखने का था। लेकिन कुल मिलाकर के ये जितने भी प्रयोग हुए न केवल भारत के काम आएंगे बल्कि समस्त मानवता के काम आएंगे। चले बढ़ते आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें। एयर इंडिया विमान हादसे से ठीक 4 हफ्ते पहले यूके के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने बोइंग विमानों में फ्यूल स्विच से जुड़ी सुरक्षा खामी को लेकर चेतावनी जारी की थी। एयर इंडिया हादसे की अब तक की जांच में इन्हीं फ्यूल कंट्रोल स्विच पर सवाल खड़ा किया गया है। डिटेल्स लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, यूके के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने बोइंग को लेकर क्या चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी? जी 12 जून को हुई थी एयर इंडिया दुर्घटना, और उसमें जो अब तक की थ्योरी है उसमें फ्यूल स्विच के ऊपर सवाल है। लेकिन इससे ठीक 4 सप्ताह पहले यूके के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक चेतावनी जारी की थी। उसमें जो फ्यूल शट ऑफ वॉल्व है, यानी कि फ्यूल स्विच है, उस पर सवाल खड़े किए थे। उसको लेकर एक चेतावनी एडवाइजरी जारी की थी। सीए ने जो यूएस का FAA है उसका जो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव है उसका हवाला दिया गया था, और कहा था कि बोइंग के 5 मॉडल्स 737, 757, 767, 777 और 787, इन सभी में जो फ्यूल स्विचेस हैं उनकी जांच की जाए, या तो इंस्पेक्ट किया जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो रिप्लेस किया जाए। ये सारी जो जांच है वो इंजीनियरिंग टीम या फिर जो फ्लाइट क्रू है उनकी निगरानी में किया जाए, और इसको लेकर जो है रिपोर्ट दी जाए। और ये जो जांच है वो रोज़ाना हर फ्लाइट से पहले करने की बात कही गई थी। तो ये करीब 1 महीना पहले ये एडवाइजरी आ चुकी थी। हालांकि ये यूके के लिए लागू होती है, लेकिन अगर जो दुनिया के बाकी रेगुलेटर्स हैं सिविल एविएशन के, वो उस पर अगर ध्यान देते तो हो सकता था कि जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होती। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि क्या आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर फ्लाइट के बीच हवा में ही आपका जो प्लेन है उसका इंजन बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एयर इंडिया हादसे के बाद हर कोई एविएशन सुरक्षा को लेकर जागरूक हो गया है, लेकिन एक RTI से पता चला है कि भारत में 2020 से अब तक उड़ान के दौरान इंजन बंद होने से 65 मामले करीब इससे जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। रोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो रोहन, RTI में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, बताएं पूरी जानकारी। जी काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी है इस RTI रिपोर्ट में। इसके मुताबिक लगभग 2020 के बाद से अब तक 65 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें से कोई ना कोई एक इंजन मिड एयर में या फिर टेक ऑफ के बाद जो है वो फेल हो चुका है। हालांकि इन सभी मामलों में अगर एयर इंडिया की जो घटना है इसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में जो है पायलट्स ने इंश्योर किया कि सब कुछ सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप आंकड़ों की देखें तो लगभग हर महीने 2020 के बाद से औसतन एक ऐसा मामला ज़रूर आ रहा है जहां इंजन शटडाउन हो रहा है अलग अलग कारणों से। अधिकतर जो जानकारी दी गई है वो टेक ऑफ के बाद या फिर मिड एयर में इस तरह की घटनाएं हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और जानकारी मिली है वो ये है कि सिर्फ 2024 जनवरी के बाद से अगर अब तक आप देखें करीब 11 मेडे कॉल्स आ चुकी हैं। मेडे कॉल तब दी जाती है जब बिल्कुल एक्सट्रीम खतरा होता है, उस समय में इन सभी केसेस में भी पायलट्स जो है सक्सेसफुली जो है उसको लैंड करवाने में सफल रहा था। लेकिन ये काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी है क्योंकि जिस तरीके से एविएशन सुरक्षा को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है उसमें इस तरह की घटनाओं का कम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आईकाओ की बात करें जो एविएशन सेफ्टी रैंकिंग है उसमें भारत की जो रैंक है वो लगभग 48वां है, तो इसे सुधारने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो एयर इंडिया की घटना हुई है उसके बाद से।
जी शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने कमबैक किया। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स 317 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 114 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन बताएं आज के बाजार का पूरा आउटलुक कैसा रहा? देखिए, आज अगर मार्केट की बात करें तो क्लियरली मिड कैप शेयरों में आउट परफॉर्मेंस था। ओवरऑल अगर हम देखें सेक्टोरली काफ़ी अच्छी तरीके से बाजार में तेज़ी बनी रही। इनफैक्ट आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको ऑलमोस्ट 3:1 दिखेगा। गेनर्स की बात करें तो निफ्टी में बैंक शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। जैसे कि मैंने पहले कहा मिड कैप शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी थी। तो ओवरऑल अगर हम इंडिसेस लेवल की बात करें तो काफ़ी शानदार बाजार का मूड माहौल रहा। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में अगर आप देखें तो ऑटो शेयर्स थे आज, टू व्हीलर शेयर्स, खास करके हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। सन फार्मा ने भी एक केस बड़ा सेटल किया यूएस में, जिसके बाद शेयर में लगभग 2.5% की तेजी थी। और श्रीराम फाइनेंस के काउंटर में भी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो काफ़ी कम थे, लेकिन हाँ आईटी शेयरों में आज थोड़ा बहुत दबाव था। एचसीएल टेक रिजल्ट्स के बाद 3% लुढ़का। एसबीआई लाइफ, एटर्नल और एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली रही। लेकिन एक्शन जो था पूरा आपको मिड कैप साइड में दिखेगा। फर्टिलाइजर कंपनीज में फैक्ट लगभग 8% ऊपर। पतंजलि बोनस के अनाउंसमेंट के बाद शेयर में 4% की तेजी। एचडीएफसी एएमसी रिजल्ट्स के पहले और बीएससी लिमिटेड में भी आज आपने बाउंस बैक आता हुआ देखा। लूजर्स की बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, आईडीबीआई, नायका और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर्स में रही। लेकिन 2 से 3% के नुकसान के साथ ही सारे के सारे मिड कैप आपको ट्रेड करते हुए नजर पड़ रहे थे। ओवरऑल एक अच्छा दिन शेयर बाजार के लिए। जो बढ़त थी फर्स्ट हाफ में वो सेकेंड हाफ में कंटिन्यूड रही। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें ब्याज दरों पर फैसला करते वक्त महंगाई और ग्रोथ दोनों का ही संतुलन देखना पड़ता है, ये कहना है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का। सीएनबीसी टीवी 18 की कंसल्टिंग एडिटर लता वेंकटेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दोनों ही बातें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। What is the trigger for a rate cut? Will it be more lower inflation or will it be lower growth? It's a mix of the two. It's a mix of the two, really. One can't really say that it is inflation which is more important than growth numbers. For us, as you are aware, it is primarily we look at price stability. That is our core mandate. That is the primary objective. And then we look at growth also. Both are equally important, and I would not say that we would give more emphasis as of now to either numbers. We also need to be aware of the composition of the inflation, and especially when I say composition, I mean the momentum and the base effect. Current inflation is known, of course, that is known. That's not an outlook. That's not an estimate. That's more or less reasonably certain, and so that does feed into the outlook. But it is the forward-looking outlook which is more important. बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में फेरबदल का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर से आमने सामने आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के अपडेशन की कहानी ने सियासी दलों के लिए टेंशन पैदा कर दी। सत्ता और विपक्ष लगातार आमने सामने। इस बीच चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आयोग के मुताबिक अब तक 35,69,437 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 12,55,620 लोग मृत पाए गए हैं, यानी कुल मतदाताओं का 1.59%। वहीं 17,37,337 यानी 2.2% वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके हैं। इसके अलावा 5,76,480 लोगों के नाम एक से ज्यादा स्थानों पर दर्ज हैं। चुनाव आयोग समेत सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम बता रहा है, लेकिन विरोधी दलों का आरोप है कि यह सुनियोजित राजनीतिक सफाई है। कुछ और आपको आंकड़े दिखाते हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। बिहार में कुल 7,89,00,000
69,844 मतदाता हैं। इनमें 6,60,67,208 ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हुए। अब तक 83.66% मतदाताओं ने फॉर्म भर दिए हैं और अभी 11.82% मतदाताओं का फॉर्म भरना बाकी है। फॉर्म भरने के लिए यानी कि SIR की प्रक्रिया पूरी होने में 11 दिन बचे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस प्रक्रिया में निष्पक्षता बरती गई? क्या सभी नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने का पूरा मौका मिला? क्या जिनके नाम कटे उन्हें सूचना दी गई? ये तमाम सवाल अब चुनावी बहस का मुद्दा बन चुके हैं। तो बिहार चुनाव मोड में है, लेकिन लगातार हो रही हत्याओं ने बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। अब की बार सुशासन पर आर पार शाम 7:57 पर जरूर देखिए। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथनर फौजा सिंह का जालंधर में निधन हो गया। मैराथन रिकॉर्ड्स के लिए मशहूर एथलीट फौजा सिंह ने 114 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका निधन एक सड़क हादसे में हुआ। कल शाम को टहलते हुए उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद जालंधर के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश जारी है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।